एक बार फिर मेरे बच्चों आपका स्वागत है सरल भौतिकी में। और आज की क्लास में जो कक्षा 11 की क्लास है, आज हम जिस पाठ की बात करेंगे यह है प्रस्थ तनाव। और प्रस्थ तनाव पाठ का यह है लेक्चर नंबर 2। तो आइए आगे शुरू करते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में यानी प्रस्थ तनाव के पहले पाठ के पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि प्रस्थ तनाव क्या होता है, क्या इसका सूत्र होता है, क्या मात्रक होता है। आज उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा मेरे बच्चों, देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले आज हम सीखेंगे पृष्ठ तनाव तथा कार्य में संबंध। पृष्ठ तनाव तथा कार्य में संबंध, या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, किसी मुक्त सतह को बनाने में, किसी मुक्त सतह को बनाने में किया गया कार्य पृष्ठ तनाव के पदों में। तो वो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक फ्रेम है, यू आकार का फ्रेम है, और इस फ्रेम के ऊपर ये मैंने एक तार मान लिया है इस तरह से, जो इसके ऊपर हम स्लिप करा सकते हैं। जैसे मान लो यू तार मोड़कर यू आकार का फ्रेम बनाया और उसके ऊपर एक तार को ऐसे रख दिया। अब जब इस तार को रख दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको क्या किया, किसी साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकाल लिया। आपको याद होगा पहले बचपन में किसी मेले वगैरह में जाते थे तो वहां एक ऐसा गोल सा इस तरह की आकृति वाले मिलता था। अगर थोड़ा मेरे बच्चों को याद हो इस तरह से, तो उसको जब क्या ना साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकालते थे तो यहां पर क्या बन जाता था, इसके बीच में एक फिल्म तैयार हो जाती थी साबुन की, जिसको जब फूंक मारते थे तो यही फिल्म किस में कन्वर्ट हो जाती थी, एक गुब्बारे में कन्वर्ट होकर बाहर निकल आती थी। बलून बन जाता, सोप बबल बन जाता था, है ना। तो वैसे ही यहां पर क्या किया हम लोगों ने, एक यू आकार का फ्रेम लिया, इसके ऊपर एक वायर है, वायर वैसे सीधा है, वो टेढ़ा थोड़ा बन गया है, वायर सीधा है, ठीक है। और इसके बीच में क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, यहां पर एक फिल्म मान लेते हैं, ये फिल्म बन चुकी है, सोप फिल्म, ठीक है। अब देखो प्रस्थ तनाव के कारण क्या होता है। प्रस्थ तनाव के कारण मेरे बच्चों क्या होगा, हमेशा प्रस्थ तनाव क्या करता है, अपनी मुक्त सतह को सिकोड़ने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, हमेशा अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करेगा, छोटा करने की कोशिश करेगा। जब छोटा करने की कोशिश करेगा तो इन सब पर बल कहां लगेगा, पूरे, देखो ये जो फिल्म बन गई अंदर, जो देखिए नीले नीले रंग से दिखाई, ये अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगी, हर तरफ से क्या आ जाएगी, हर तरफ से अंदर की तरफ अपने आप को सिकोड़ेगी। अब ये 3 वायर, 1, 2 और 3, ये तो सिकुड़ नहीं सकते क्योंकि ये वायर तो फिक्स है। लेकिन ये वाला जो वायर आप देख रहे हो, ये वायर क्या होगा, ये वायर अपनी जगह पर खिसक सकता है। तो धीरे धीरे ये लाल रंग का जो तार है, ये प्रस्थ तनाव के कारण कहां खिसकना शुरू करेगा, आगे की तरफ। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो फिर कम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, तुरंत एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर यहां बाहर की तरफ एक बल लगा देते हैं, बाह्य बल। और बाह्य बल लगाकर इस तार को क्या करते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ खींच लेते हैं। कितना खींच लिया, मान लेते हैं इसको डेल्टा एक्स खींच लिया। कितना बार खींच लिया, डेल्टा एक्स खींच लिया मैंने, ठीक है। और इस तार की लंबाई कितनी मान लेते हैं, यहां से यहां तक लंबाई मान लेते हैं एल, ठीक। तो थोड़ी भाषा लिख देते हैं, माना एक यू आकार का फ्रेम है
जिस पर एक तार बिना घर्षण के गति कर सकता है, बिना घर्षण की गति कर सकता है यदि U आकार के फ्रेम तथा तार के बीच द्रव की एक मुक्त सतह हो तो पृष्ठ तनाव के कारण ये सतह सिकुड़ने का प्रयास करती है यदि बाह्य बल लगाकर तार को डेल्टा x दूरी बाहर की ओर खींचा जाए तो किया गया कार्य। अब मेरे बच्चों, कार्य की सबसे बेसिक परिभाषा सारे बच्चे जानते हैं मेरे बच्चों। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अच्छा, बल गुणा विस्थापन। बल कितना हो गया? बल तो F हो गया, ठीक है, वाह बल। और विस्थापन कितना हो? डेल्टा x। अच्छा, यदि F बाह्य बल ये किसके बराबर हो? ये पृष्ठ तनाव के बल के बराबर मान ले, यानी अंदर की तरफ लगने वाला बल और बाहर की तरफ लगने वाला बल ये लगभग लगभग कैसे मान लिए जाए? बराबर मान ले। बराबर मानने का मतलब ये होता है यहां मेरे बच्चों कि इसको हम इतना धीमे धीमे खींचेंगे कि यहां पर त्वरण का मान लगभग जीरो सा रहे। बच्चों, जब त्वरण का मान लगभग जीरो होगा तो ये दोनों बल को, यानी बाहर की तरफ लगने वाले बल को आप पृष्ठ तनाव के कारण, यानी बाहर की तरफ जो हरे रंग से बल बना है ना, इस बल को आप पृष्ठ तनाव के बल के लगभग बराबर मान सकते हैं। तो ऐसा अगर मान ले तो मेरे बच्चों देखो, तो W बराबर क्या हो जाएगा? ये तो पृष्ठ तनाव का बल हो गया और इंटू डेल्टा x, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा याद करो, ये मैंने कल के लेक्चर में सिखाया था मेरे बच्चों कि जो T होता है वो होता है F/L। तो यहां से F का सूत्र क्या बन जाएगा? T गुणा L, ठीक है। तो यहां F पृष्ठ तनाव कितना हो गया? T गुणा L इंटू डेल्टा x। और ध्यान देने वाली बात क्या है? L इंटू डेल्टा x। जरा सोचो, L इंटू डेल्टा x क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या हो गई? देखो ध्यान से देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो इसकी बात कर रहा हूं। L क्या हो गया? L हो गई लंबाई, ये क्या हो गई? चौड़ाई। इस आयत में देखो, लंबाई और चौड़ाई, ध्यान से देखो। और लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है क्षेत्रफल। तो आ जाएगा T गुणा डेल्टा ए, यानी W बराबर क्या आ गया? T गुणा डेल्टा ए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। ये आया क्या? इसको नेक्स्ट पेज में लाके समझते हैं। देखो ये क्या चीज आ गई, देखो ये क्या आया। आपसे कहा जाए यदि
किसी द्रव की मुक्त सतह में, मुक्त सतह के क्षेत्रफल में, मैं थोड़ा गंदा गंदा लिखने लगा हूं आजकल। अरे ऐसी बात मत करो, देखो अच्छा अच्छा लिखता हूं, देखो ऐसे तो फिर मेरे बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, सर आप कैसा गंदा गंदा लिखते हो, तो मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूं। यदि किसी, और कुछ साफ हुआ, द्रव की मुक्त सतह, यदि किसी द्रव की मुक्त सतह का क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, और इस कार्य का क्या होगा। यह प्रश्न आ गया जरा। अब यह किसी द्रव की मुक्त सतह का क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा और इस कार्य का क्या होगा, जरा इसको समझते हैं मेरे बच्चों। देखो सबसे पहली बात, आधी बात, कार्य कितना होगा, तो हमको याद रखना है कार्य का सूत्र होगा P गुणा डेल्टा ए। पहली बात तो ये हो गई, कार्य का कितना होगा, तो बोले कार्य का सूत्र होगा T। बोले T का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे T का मतलब होगा पृष्ठ तनाव, जो हर द्रव का अलग अलग होता है। और डेल्टा ए मतलब क्षेत्रफल कितना बढ़ा। अब दूसरा प्रश्न आया कि इस कार्य का क्या होगा। दूसरा प्रश्न आ गया कि ये जो कार्य हुआ इसका, क्योंकि कार्य जैसे आपने किया या मैंने किया तो मेरी ऊर्जा तो कम हो जाएगी, है ना। जैसे आप काम करो या मैं काम करूं तो हम लोग थक जाते हैं ना। थकने का मतलब क्या होगा कि हमारी ऊर्जा कम हुई, तो ऊर्जा गई कहां। तो यहां पर यह किया गया कार्य द्रव की मुक्त सतह में ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा, जिसे पता क्या कहते हैं, जिसे पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। यानी अगर कभी पूछे कि भी पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। पृष्ठ ऊर्जा का अगर कोई सूत्र कहता है तो उसका भी यही सूत्र होगा, T गुणा डेल्टा ए। ठीक है। अब इस पर दो चीजें मैं आपको और सिखाता हूं। जैसे कभी कोई पूछे किसी आर त्रिज्या की द्रव की बूंद को बनाने में किया गया कार्य, किसी आर त्रिज्या की द्रव की बूंद को बनाने में किया गया कार्य। कैसे निकाले इसको, जरा सुनते चलो आप। सबसे पहली बात है, हमने अभी अभी क्या सीखा मेरे बच्चों, कार्य का, ये तो कार्य का सूत्र क्या होता है, अभी हमने सीखा कार्य का सूत्र होता है T इंटू डेल्टा ए। अच्छा भाई, डेल्टा ए का मतलब क्या हो गया, डेल्टा ए का मतलब होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन। और परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस
प्रारंभिक। अगर बच्चों ये आपको ना वीडियो सही लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो यहाँ पर क्या किया, अपने साथ के बच्चों को जरूर इसमें जोड़िएगा। इसका केवल एक ही मकसद है कि भले ही कोरोना के टाइम पर स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई ना रुके। क्योंकि बच्चों देखो, कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन ये समय निकला हुआ आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। तो इसलिए इस समय का सदुपयोग करो, कैसे भी करो। अच्छा सुनो, अब अंतिम अंतिम मतलब क्या होगा, द्रव की बूंद तो बन गई। अच्छा, बूंद कैसी होती है, कैसा आकार होता है बूंद का? बूंद का आकार होता है कैसा, गोल गोल दिखाई देती है, यानी गोलाकार हो गई। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे बच्चों 4πr²। तो अंतिम क्षेत्रफल हो गया 4πr²। अच्छा, प्रारंभिक, तो पहले तो बूंद थी ही नहीं, पहले तो बूंद थी ही नहीं। जब बूंद थी ही नहीं तो क्षेत्रफल भी नहीं था, यानी 0। यानी सीधे सीधे कितना हो गया, टी गुणा 4πr²। तो किसी पानी की बूंद को बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो उत्तर क्या आ जाएगा, देखो उत्तर आ जाएगा, किसी पानी की बूंद को बनाने में कार्य हो जाएगा T × 4πr²। ये कार्य। ठीक है बच्चों, चलो और सीखते हैं। नेक्स्ट, किसी r त्रिज्या, किसी r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले, किसी r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में किए गए कार्य की गणना। अब देखो चीजें बदल गई थोड़ी सी। अब हम किसकी बात करने लगे? हम बात कर रहे हैं किसी साबुन के बुलबुले की। देखो, साबुन के बुलबुले की खास बात बच्चों क्या होती है, साबुन के बुलबुले में अंदर भी वायु होती है और बाहर भी वायु होती है। बाहु लिख दिया मैंने, वायु, वायु यानी अंदर भी वायु बाहर भी वायु। बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई ये तो बापू लिख रहा है। बच्चे कहेंगे सर ये आप वायु लिख रहे हो कि बापू लिख रहे हो? अच्छा भाई सही लिख दूं यार। ये हो गया वायु, ठीक है, और बाहर भी वायु होती है। इसका मतलब इसमें कितनी मुक्त सतह हो गई मेरे बच्चों? इसमें मुक्त सतह होती है, जैसे पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको, मुक्त सतह इसमें होती है मेरे बच्चों 2 होती है। मुक्त सतह कितनी होती है मेरे बच्चों? उसमें 2। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है किसी r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले, बुलबुले का पेट काट दे, बुलबुले को बनाने में किए गए कार्य की गणना। तो फिर सुनो, देखो कार्य का सूत्र क्या था? ये था T गुणा डेल्टा A। T डेल्टा A का मतलब पहले की तरह अंतिम माइनस A प्रारंभिक, T अंतिम कितना होगा? अब अंतिम में देखो सुनो बच्चों, जब हम साबुन के बुलबुले की बात करते हैं तो उसमें पृष्ठ 2 होते हैं, बाहर की तरफ 4πr² और अंदर की तरफ भी कितना हो गया 4πr²। तो सतह कितनी हो गई? 2 हो गई, 4πr² और अंदर की तरफ भी कितना हो गया 4πr²। तो अंतिम क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4πr² और प्लस 4πr²। तो 4πr² और 4πr² को जोड़ोगे तो 4 और 4 हो जाएंगे 8πr²। और प्रारंभ में तो साबुन को बुलबुला था ही नहीं, तो ये 0 आ गया। यह आ जाएगा T × 8πr²। ये मेरे बच्चों क्या चीज आ गई? ये अपने पास आ गया किसी r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में किए गए कार्य की गणना। ठीक, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखते हैं।
किसी आर त्रिज्या की द्रव की एक बूंद को n छोटी बूंदों में तोड़ने में किया गया कार्य। यार इसको बड़े ध्यान समझिएगा, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी आर त्रिज्या की द्रव की एक बूंद को n छोटी बूंदों में तोड़ने में किया गया कार्य। कई बार आपने क्या किया होगा बचपन में, या हो सकता है अभी भी करते हो आप, कई बार क्या करते हैं, ऐसे मुंह में पानी भर लिया, या ऐसे क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, जैसे क्या होगा, ऐसे हुर्र करते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं बाहर। तो वास्तव में क्या होगा, या फिर आपने स्प्रे किया हो, स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में क्या होगा, छोटी, या फिर तुमने देखा होगा जैसे अपने गांव वगैरह में जो खेती में क्या करते हैं, हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो वो भी क्या होगा, छोटी छोटी बूंदे के रूप में किया जाता है। तो उस समय क्या करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। आप कीटनाशक से ही समझ लो कि उस मशीन को चलाने के लिए या तो आपको बैटरी लगानी पड़ती है, या कई बार हाथ से ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो हमें वही कार्य निकालना है कि एक बड़ी बूंद दे रखी है और उसको किसमें तोड़ देना है, आपको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना है। देखिए कैसे हम कार्य निकालेंगे मेरे बच्चों। इसके लिए क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं ये मेरे पास एक बड़ी बूंद है, पर इसको मुझे किसमें तोड़ देना है, इसमें छोटी छोटी बूंदों में इसको तोड़ देना है। और इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या है n, यानी एक बूंद को कितनी बूंदों में तोड़ दिया, n बूंदों में तोड़ लिया। चलो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले बच्चों, जब साबुन जो पानी की एक या द्रव की एक बूंद है उसको हम भले ही छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दें, लेकिन ऐसा करने से द्रव ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, द्रव तो उतना का उतना ही रहेगा। यानी सबसे पहली बात क्या हो गई कि क्योंकि द्रव की मात्रा में फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव तो उतना ही रहेगा, तो उसको लिखेंगे द्रव की बड़ी बूंद का आयतन बराबर द्रव की n बूंदों का आयतन। भाई आयतन तो बराबर होगा ना, आयतन ज्यादा कम तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब द्रव की बड़ी बूंद की अगर बात करें तो हो जाएगा 4/3 πr क्यूब, क्योंकि द्रव की बूंद गोलाकार होगी और गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब, और ये हो जाएगा n गुणा 4/3 π स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर में किसकी त्रिज्या मान लेता हूं, कैपिटल त्रिज्या तो इसकी मान लेते हैं बड़ी बूंद की, और छोटी आर मान लेते हैं छोटी बूंद की त्रिज्या। क्या कट जाएगा दोनों तरफ से, जरा ध्यान देंगे, 4/3 π कट जाएगा, तो ये अपने पास क्या बचा मेरे बच्चों, आर क्यूब बराबर आ गया n आर क्यूब। दोनों पक्षों का घनमूल ले लो, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल ले लो मेरे बच्चों, तो दोनों पक्षों का घनमूल ले लोगे तो कितना हो जाएगा मालूम है, आर अच्छा घनमूल लेना सिखा दो, ऐसा ऐसा लगेगा फिर बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो घनमूल देखो कैसे लिया जाता है, घनमूल का मतलब होता है सबकी घात 1/3 कर दो। तो ये कितना होगा, आर में 3 से 3 कट जाएगा, n की घात 1/3, और ये आ जाएगा आर, ये सूत्र। ठीक है, चलो अब किया गया कार्य कैसे निकाले, देखो मेरे बच्चों,
किए गए कार्य की अगर हम बात करें तो बच्चों किए गए कार्य का मतलब क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ए, जैसा कि अभी मैंने सिखाया था मेरे बच्चों को। टी डेल्टा ए का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा फाइनल कितना होगा मेरे बच्चों, टी फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल कितना हो जाएगा, देखो फाइनल तो छोटी छोटी बूंदे हो गई, तो एन गुणा 4 पाई r²। ये कैसे आ गया, देखो एक का क्षेत्रफल कितना, 4 पाई r², लेकिन वो एक नहीं है, वो तो n है, संख्या में ज्यादा है, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, एक का क्षेत्रफल गुणा संख्या, तो एक का क्षेत्रफल 4 पाई r² और संख्या हो गई उनकी n, माइनस ए इनिशियल कितना होगा, ये हो गया 4 पाई r²। ठीक बच्चों, अब यहां पर क्या कर देते हैं, इसमें से 4 पाई तो बाहर ले लो चलो, तो क्या बचा देखो, n r² और माइनस r²। अब एक काम करते हैं, यहां पर छोटी, यहां से अगर मैं स्मॉल r निकालूं तो स्मॉल r को लिख सकते हैं कैपिटल R और बटे में n की घात 1/3, ये मान यहां लगा दो, n ऐसे ही रहने दो, और r की जगह क्या लगा दो, कैपिटल R बटे n की घात 1/3 और इसका वर्ग माइनस r²। अब समझने वाली बात यहां से शुरू होती है, ध्यान देना जरा, यहां पर क्या होगा, तो W बराबर आ जाएगा 4 पाई t n r² और बटे में पता कितना हो गया, स्क्वायर करोगे तो n की घात 2/3 आ जाएगा और माइनस r²। अब W बराबर क्या आ गया, ध्यान देने वाली बात शुरू हो गई यहां से और ज्यादा, W बराबर क्या आ गया, W बराबर 4 पाई t तो था ही, है ना, n ऊपर है और नीचे 2/3 है, तो ये क्या बचेगा, देखो देखो सुनो, पहले अलग समझ लो, पहले ऊपर n है और नीचे n की घात 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की घात 1 माइनस 2/3, यानी n की घात कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2/3, यानी n की घात 1/3। समझे, तो इसका मतलब ये हो गया, अपन लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इसको लिख सकते हैं r² तो ऐसे ही रहा और गुणा n की घात 1/3 और माइनस r², यानी W बराबर क्या आ गया, W बराबर आ गया 4 पाई t, r² भी कॉमन ले लो, n की घात 1/3 माइनस 1, ये आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र। अच्छा बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जब हम कोई भी सूत्र का निगमन करते हैं, कोई सूत्र का डेरिवेशन करते हैं, तो लास्ट में ये जरूर याद रखा करो कि आखिर ये सूत्र किस परिस्थिति में यूज किया जाएगा। जैसे हमने इतना सारा पूरा बोर्ड भर लिया, अब देखें इसका निचोड़ क्या निकला, है ना, तो इसके साथ ही आज आप लोग क्लास भी अपनी ओवर करेंगे। आपसे कहा गया कि भाई एक बड़ी सी बूंद है जिसकी त्रिज्या r है और ये छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दी गई, जिसमें हर एक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, तो ऐसे में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप याद रखोगे 4 पाई t r² और n की पावर 1/3 माइनस 1, आप कहोगे सब इतना कार्य करना पड़ेगा। मेरे बच्चों आज केवल इतना ही, कल फिर हम इसी क्लास में मिलेंगे और आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए।